कभी जेएनयू को एंटी नेशनल होने का खिताब दिया जाता है, कभी जेएनयू को हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया जाता है। आप देखेंगे 2015 दिसंबर ऑर्गेनाइजर जो है उसमें ऑलरेडी जेएनयू को विलनाइज करता हुआ एक आर्टिकल निकल चुका है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज का अड्डा है। बिकॉज टुडे एन एवरेज जेएनयू स्टूडेंट जो है वो अपने साथ ये टैग और ये बर्डन कैरी करते हैं कि वी हैव टू प्रूव। पिछले दिनों सिर्फ एक चीज पर डिबेट की कि संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेकुलर और सोशलिज्म जो वर्ड हैं वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। कॉन्फ्रेंस रूम्स में बैठ के या न्यूज़ रूम्स में बैठ के बात करना आसान है, बट हम अगर जाएंगे गांव में किसी आखिरी इंसान के पास और उसको जाके, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, उसको 5 किलो अनाज मिलता है आज के टाइम पे, तो उससे जाके हम पूछेंगे कि आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, क्या आप सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बचाना चाहते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देंगे। आप स्टूडेंट्स आपको ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको ये बोल रहे हैं कि आप जाके देखो कि आपके डस्टबिन में क्या है। इंस्टीट्यूशंस में अगर वो नारे लगे भी हैं, लगे हैं नहीं लगे, उस पे बात होने की बजाय आपके डस्टबिन तक को सर्च किया जा रहा है, उसमें ढूंढा जा रहा है कि देयर इज अ कूड़े में हाथ डाल के हड्डियां ढूंढी जा रही हैं। जेएनयू एक मूवी आई थी, उसमें ऐसे सिंपलीफाई किया गया कि लड़कियां अंडरगारमेंट्स पहन रही हैं कि नहीं पहन रही हैं। जेएनयू की लड़कियां ड्रिंक करती हैं, वो रात को बाहर घूमती हैं, वो इजी टू अप्रोच है। कोई स्ट्रेंजर है, उसने आपको कुछ बोला या जो हैरेस किया और आप कंप्लेंट लेके गई, तो दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस लाइक 6 बजे के बाद क्या कर रही थी बाहर, अब 8 बजे के बाद क्या कर रही थी बाहर, आपने क्या कपड़े पहन रखे थे। इमरजेंसी के दौरान भी जेएनयू बहुत एक्टिव था। दिन न्यूज़ बनती है जेएनयू की हॉस्टल्स की दीवारें गिर रही हैं, लाइब्रेरी की छत में से पानी गिर रहा है। यूनिवर्सिटी इज टीचिंग यू टू हाउ टू क्वेश्चन, एंड इफ इट इज क्वेश्चनिंग दिस अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट, तो वहाँ पे दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। वी डू स्टूडेंट एक्टिविज्म not to raise issues, that has become subsidiary. We will get attention, we will get media attention, and we will be a big name, and then we'll be a household name. He will be कन्हैया। आराम से नबी की तभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब के बाहर भी उन पे गोली चली थी बीच में, देयर वाज एन अटेम्प्ट उमर के ऊपर। डोंट थिंक पीपल रिमेंबर कन्हैया कुमार बहुत ज्यादा जेएनयू में, और दे रिमेंबर मोहित पांडे दैट मच। और हम लोग आपस में बात करते हैं, कई बार हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आपस में जब अनजान लोगों से बात होती है तो फ्रेंड्स बोलते नहीं बताना है कि आप जेएनयू से हो। हम लोग आपको डेलिबरेटली आपको क्रिमिनल बनाएंगे। दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एजुकेशन की, यूनिवर्सिटीज़ की, और हमारे साथ हैं हमारे दोस्त जेएनयू से खुशबू। जेएनयू की जब बात आती है तो जेएनयू की बात बार बार आती है। उसका कारण है कि कभी जेएनयू को एंटी नेशनल होने का खिताब दिया जाता है, कभी जेएनयू को हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी का खिताब दिया जाता है, कभी राष्ट्रपति के अवार्ड मिलते हैं, और कभी यूनिवर्सिटी के डस्टबिन से लोग, पता है आपको, क्या क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं। सो जेएनयू अपने आप में बाहरी दुनिया के लिए एक क्यूरियोसिटी का, एक जिज्ञासा का केंद्र बनी हुई है। आज जेएनयू के अंदर की बात करेंगे और देखेंगे कि जेएनयू और भारत की बाकी यूनिवर्सिटियां और एजुकेशन का क्या फ्यूचर है और क्या उसकी दशा है। स्वागत करते हैं। आज बात हिंदी में करेंगे। आई एम नॉट सो फ्लुएंट इन हिंदी एंड इंग्लिश, बट फिर भी कोशिश करेंगे कि ये बात अच्छे से हम लोग कर पाएं। खुशबू, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। कैसा लग रहा है पंजाब आकर? बहुत बढ़िया लग रहा है, हमेशा बहुत अच्छा लगता है पंजाब आके। आप पहले भी आए हैं पंजाब? पंजाब में आई हूँ, चंडीगढ़, अमृतसर, पटियाला में, लेकिन फर्स्ट टाइम। ओके, तो चंडीगढ़ को तो पंजाब माना ही नहीं जाता। ओके, दैट इज अ पॉलिटिक्स ऑफ इट्स ओन। सो हम पॉलिटिक्स की तो बात करने वाले हैं। सो जेएनयू कैसा है? फिलहाल की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा बेटर पोजीशन में, बेहतर स्थिति में नहीं है आज के टाइम पे, और उसके बहुत सारे कारण हैं। काफ़ी सारे कारण लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन जो सबसे मेजर कारण है वो है फंड्स कट, जो कॉन्स्टेंटली
फंड स्लैश किया जा रहा है। और वो सिर्फ जेएनयू की ही बात नहीं है, बाकी सारे जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे फंड हटाया जा रहा है। हमारे पास बेसिक एमिनिटीज जो होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में, इंक्लूडिंग लाइब्रेरी, हॉस्टल, क्लासरूम्स, अब वहाँ पे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी हैं। आप देखेंगे हर दिन न्यूज़ बनती है जेएनयू के हॉस्टल्स की दीवारें गिर रही हैं, लाइब्रेरी के छत में से पानी गिर रहा है, जर्नल्स नहीं हैं, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस नहीं है। तो अगर इंडिया की सबसे प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की पोजीशन है तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाकी यूनिवर्सिटीज। मेरा क्वेश्चन भी यही था कि हम लोग भी यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं, ये प्रॉब्लम वहाँ पे भी है, लेकिन जेएनयू जैसे इन प्रॉब्लम से डील कर रहा है ये सारा कुछ, फिर भी वो देश की नंबर 1 यूनिवर्सिटी कैसे बन जाता है? और अगर नंबर 1 यूनिवर्सिटी है तो फिर उसमें इतनी दिक्कत क्यों है? इसका सबसे बड़ा एक कारण रहा कि जेएनयू का जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कल्चर है, और ना सिर्फ स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अलग अलग यूनियंस है, टीचर्स की यूनियन है, कर्मचारियों की यूनियन है, वर्कर्स की यूनियन है। तो उन्होंने उस पॉलिटिक्स को बहुत हद तक जिंदा रखा। और ओवर द इयर्स आप देखेंगे कि इमरजेंसी के दौरान भी जेएनयू बहुत एक्टिव था। तो देयर इज अ वेरी लाउड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस ऑफ राइट्स, वेदर इट्स ऑफ स्टूडेंट्स और टीचर्स और अदर काइंड ऑफ वर्क दैट पीपल डू। तो उसमें हमारे क्या अधिकार होते हैं उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक है, और उसको डिमांड करने का एक कल्चर हमेशा से रहा है। तो आप देखेंगे कि अभी भी अगर फंड कट हो रहा है, और फी हाइक मूवमेंट हुआ था 2020 में, 2019-20 में, कोविड से जस्ट पहले, तो आप देखेंगे कि बाहर जो यूनिवर्सिटीज़ है, बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें बहुत हद तक फ़ी हाइक होता है, लेकिन उसको मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल है कि इस टाइम के समय साथ तो फ़ी बढ़ती ही है, लेकिन वो मार्जिनल फ़ी हाइक को भी एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो आइडिया ऑफ पब्लिक एजुकेशन है उसमें फ्री अफोर्डेबल एजुकेशन की बात है। तो सबसे निचले तबके से आने वाले लोग भी उस एजुकेशन को हासिल कर सके, अपवर्ड मोबिलिटी की तरफ जा सके, स्ट्रेंथन कर सके अपने आप को फिनेंशियली तौर पे, एजुकेशनल तौर पे, कैपिटल बिल्ड कर सके, तो और एम्पावर हो सके। उस आइडिया के साथ जब हम जाते हैं तो वो अंडरस्टैंडिंग जेएनयू में हमेशा से बहुत मजबूत रही है। और उसी से जुड़ा हुआ एक दूसरी जो बात है वो है क्रिटिकल थिंकिंग की। तो वो जनरली हम ये अज्यूम करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बस आप जाए, क्लासेस अटेंड करें, पढ़ाई करें, नौकरी पाएं और वहाँ से निकल जाएं। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ का एक बहुत बड़ा रोल होता है नेशन बिल्डिंग में, राइट, पॉलिटिक्स में, सोसाइटी में। तो उस रोल को भी जेएनयू ने बहुत प्रोमिनेंटली हमेशा से निभाया है। कोई भी सोशल इशू होता है, कोई भी पॉलिटिकल इशू होता है, नेशनल, लोकल, इंटरनेशनल, तो जेएनयू हैज़ अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। वहाँ पे वो हमेशा से डिस्कशन होता है, क्लासरूम के अंदर भी, क्लासरूम के बाहर भी, पब्लिक टॉक्स में भी होता है, प्रोटेस्ट्स में भी होता है, ढाबों पे भी होता है। तो वो एक बड़ा कारण रहा है। और उसी वजह से ये भी हुआ है कि अलग अलग पॉलिटिकल रिजीम्स जो भी आए हैं सेंटर में, दिल्ली में, उनको किसी ना किसी वजह से जेएनयू से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हमेशा रही है, क्योंकि जेएनयू हैज़ रेज्ड इट्स वॉइस, एंड इट्स नॉट जस्ट जेएनयू, आई वुड से public universities across the country have had a role to play politics में, और उन्होंने अपने dispensations को constantly irk भी किया है, question भी किया है, if they feel that their rights are being infringed। आपने बात की कि यूनियन गवर्नमेंट में जब लोग आते हैं तो उनको जेएनयू से प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत सारे यूनियन गवर्नमेंट के खुद के मिनिस्टर्स जो हैं वो जेएनयू से पड़े हुए हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, अगर जो प्रेजेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, उनकी बात करें वो भी वहाँ से हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वही, वो भी वहाँ से हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ, जेएनयू के मुद्दों पे फिल्म बनाते हैं, चाहे बुद्धा एंड ट्रैफिक जाम हो, या अनुपम खेर की कोई रिसेंट मूवी आ रही थी, और जेएनयू, वो सभी जेएनयू के ही स्टूडेंट रहे। तो ये कैसी आयरनी है? क्या यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ लोगों को यूनिवर्सिटी कुछ और तरह सिखा रही है, कुछ लोगों को कुछ और तरह सिखा रही है? क्या ये ऐसा है वहाँ पे? यूनिवर्सिटी क्वेश्चन करना सिखा रही है, और मुझे लगता है कि प्रेजेंट रेजिम का प्रॉब्लम ये है कि वो अथॉरिटेरियन लाइंस पे बहुत ज़्यादा डिजाइंड है। तो वो जेएनयू हो, वो कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोई स्टूडेंट एक्टिविस्ट हो, वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो, जो भी एंटिटी उस
अथॉरिटेरियन टेंडेंसी को क्वेश्चन करती है वो विलनाइज हो जाती है। और आप देखेंगे कि 2015-2016 पोस्ट रोहित वेमुला मतलब रोहित वेमुला के इंस्टीट्यूशन मर्डर के बाद पूरे पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एक जो मोबिलाइजेशन हुआ था अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट, उसमें JNU वाज वन ऑफ द सेंटर पॉइंट्स और हॉटस्पॉट्स ऑफ दैट मोबिलाइजेशन। तो JNU के खिलाफ 2016 में जब सो कॉल्ड एंटी नेशनल स्लोगन्स ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट भी चल रहा था, या ऑक्यूपाई यूजीसी मूवमेंट भी चल रही थी। आप देखेंगे 2015 दिसंबर ऑर्गेनाइजर जो है उसमें ऑलरेडी JNU को विलनाइज करता हुआ एक आर्टिकल निकल चुका है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज का अड्डा है, यहाँ पे इस तरीके की इंटरनेशनल टेंडेंसीज परसिस्ट कर रही हैं काफी टाइम से। और उसके जस्ट बाद फिर वो पूरी जो भी एक्टिविटी होती है जिसमें फिर तो वो पर्टिकुलर इंसिडेंट के बाद आप देखेंगे कॉन्स्टेंटली देयर इज सर्ज ऑफ कंटेंट ऑन JNU, मीडिया में, पॉपुलर मीडिया में, फिल्म्स में आर्टिकल्स आते हैं। और एक बेसिक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं। और आपने जैसे बताया कि इतने सारे प्रोमिनेंट लोग, पॉलिटिशियंस, एडमिनिस्ट्रेटर्स, एकेडमिक्स, आप खुद जो है नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको इंडिया की नंबर 1 सोशल साइंसेज यूनिवर्सिटी का खिताब दे रही है, उसके बावजूद सेम यूनिवर्सिटी को कॉन्स्टेंटली विलेनाइज किया जा रहा है। सो जो आपने क्वेश्चन पूछा, टू आंसर दैट, यूनिवर्सिटी इज टीचिंग यू टू हाउ टू क्वेश्चन, एंड इफ इट इज क्वेश्चनिंग दिस अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट, तो वहाँ पे दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम। At that time 2015-16 I remember कि यूनिवर्सिटी को प्रेसिडेंट्स अवार्ड भी उस टाइम मिला, जो प्रेसिडेंट का अवार्ड मिलता है रिसर्च में, और उसमें वो उसी टाइम वो NAC में भी जो है वो सबसे आगे उसकी रेटिंग थी, और रैंकिंग में वो सबसे जो है वो नंबर 1 पे थी। उसके बाद जो है जब ये सारा कुछ हुआ, क्या रैंकिंग यूनिवर्सिटी की नीचे गई है, डाउनफॉल में गई है क्या? डाउनफॉल में नहीं गई है, अभी भी कॉन्स्टेंटली सोशल साइंसेज में, बिकॉज फर्स्ट इज IISc फ्रॉम बैंगलोर, बट दैट्स नॉट अ सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूशन पर से। JNU इज द फर्स्ट जो हाईएस्ट रैंकिंग सोशल साइंसेज इंस्टीट्यूशन है, अलॉन्ग विद अदर सो कॉल्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग जामिया मिलिया, इंक्लूडिंग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगेन। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज है, रैंकिंग नहीं गई है नीचे उस तरीके से हम देखेंगे, लेकिन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से यूनिवर्सिटीज में जो रिसर्च हो रहा है, जो टीचिंग हो रही है, जो एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही है, उससे उसमें काफी ज्यादा गिरावट आई है। और उसका अगेन वही एक बड़ा कारण है कि जब फंड्स आप कॉन्स्टेंटली रिमूव करते जा रहे हैं हायर एजुकेशन से, रिसर्च का जो बेसिक एम्यूनिटीज रिसर्च करने के लिए चाहिए टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को, वो अवेलेबल नहीं है। जब आप देखेंगे कि 8,000 के करीब स्ट्रेंथ है, लाइब्रेरी है 8 फ्लोर की, उसमें सिटिंग एरिया बहुत कम लोगों के लिए है। सुबह सुबह 6 बजे स्टूडेंट्स जा रहे हैं कि हम कैसे भी करके यहाँ पे सीट रोक लें, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आपको बेसिक सॉफ्टवेयर चाहिए कुछ, अगर हमें कॉम्पीट करना है, अगर इंडिया जो है दैट इंडिया में अगर JNU जो है सबसे प्रीमियर, फॉर एग्जांपल सो फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू कि JNU अगर प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है इंडिया में नंबर 1, इफ वी हैव टू कम्पीट विद द कैम्ब्रिज और एन ऑक्सफोर्ड, राइट, और अ कोलंबिया और अ येल, तो उसके लिए जब आप दोनों के रिसर्चर्स के जो सामने अवेलेबल एम्यूनिटीज है उसको कंपेयर करेंगे तो उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं हो पाएगा। हम लोग जब करने बैठते हैं, हमारे पास बेसिक सॉफ्टवेयर ही नहीं है एनालिसिस करने के लिए, तो हम मैन्युअली उसको एनालाइज कर रहे हैं, और अदरवाइज उनकी कॉस्ट इतनी हाई है कि एटलीस्ट जो फेलोशिप स्टूडेंट्स को मिल रही है उससे तो आप बिल्कुल भी उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। And they are not meant to be afforded by individuals, those softwares, they are meant to be afforded by institutions, right? तो वो जब इंस्टीट्यूशंस आपको नहीं परचेस करके दे रहे हैं, जब आपके पास एक्सेस नहीं है, तो आप नहीं कर पाएंगे वो रिसर्च, और अगर करेंगे भी तो बहुत आपका जो टाइम है, काफी सारा टाइम मैनुअल एनालिसिस में जाएगा, तो फिर आप वो रिसर्च की क्वालिटी को ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट करता है, एंड द अदर टाइम दैट इज अवेलेबल टू योर डिस्पोजल, तो वो रिफ्लेक्ट भी कर रहा है। अभी आप जब जाएंगे JNU में, वहाँ पे कुछ डेजर्टेशन थीसिस देखेंगे, एंड दैट इज एन एवरीडे स्ट्रगल स्टूडेंट्स के लिए। जर्नल्स हैं, हम अपडेटेड जर्नल्स पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं क्या चल रहा है ग्लोबली डिसिप्लिन में। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस डिसिप्लिन से आती हूँ, मुझे जानना है व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ रिसर्च ऑन पर्टिकुलर इशू इन माय डिसिप्लिन,
नहीं है वो एक्सेस, एंड आई कैन नॉट एक्सेस, और वो सब पे वॉल के पीछे आते हैं. तो कैन अ स्टूडेंट स्टडिंग इन अ ग्लोबल साउथ पे दैट काइंड ऑफ फी टू जस्ट एक्सेस एन आर्टिकल? नहीं. तो या आपको कभी ये रिप्लाई नहीं हुआ कि साइंस हब पे जाओ, वहां से निकालो? हुआ है, और उसका अपना पॉलिटिक्स है, बट दैट इज अब वो एक ऑल्टरनेटिव है, वो हो सकता है पॉसिबली. आई डोंट थिंक दैट नॉलेज शुड बी हेल्ड दैट वे कि आपको पे करना पड़े ये सब. बट ऑफ कोर्स एज रिसर्चर्स, एज पीपल, वो फिर उसका जो पूरा बैकलैश है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, वो आपको झेलने पड़ेंगे. दो प्रॉब्लम इज इंस्टीट्यूशन. वो इंस्टीट्यूशन नहीं झेलेगा, Right. and the government will not be accountable or replicable for that thing. तो हाँ, सो द थिंग इज दैट कि इस तरीके से जब नॉलेज हेल्ड होती है, और उसमें बहुत सारे कॉपीराइट आपने बताया, एथिक्स का क्वेश्चन आ जाता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्वेश्चन है, तो नॉलेज शुड बी कॉमनली हेल्ड. बट अगेन in understanding the context where knowledge is being produced by capitalist forces, not produced but acquired by capitalist forces, और उसकी सेल और प्रोडक्शन का काम जो है, सेल और परचेस का काम जो कैपिटलिस्ट फोर्सेस कर रही हैं, तो उनकी तो अंडरस्टैंडिंग कॉमनली हेल्ड नॉलेज की नहीं होगी, उनकी तो प्रॉफिट मेकिंग की नॉलेज होगी, और उसी का रिफ्लेक्शन है एक्सेस डिनाई कर देना, फंड्स नहीं देना. आप देखेंगे पिछले 5-10 सालों में द नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कम अप इन इंडिया. एंड आज ये सिचुएशन है कि बिकॉज पब्लिक यूनिवर्सिटीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं, उतने पोस्ट नहीं आ रहे हैं, टीचिंग पोजीशंस भी नहीं आ रहे हैं, और अगर आ भी रहे हैं तो वी नो कि उसकी क्या अपनी पॉलिटिक्स है. देयर हैज टू बी सर्टेन काइंड ऑफ आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन टू बी प्लेस्ड इन टीचिंग पोजीशंस इन इंडियन यूनिवर्सिटीज. तो अब स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस लाइक JNU, गुड स्टूडेंट्स, वेरी नाइस, उनका रिसर्च है, उनका काम है, बहुत मेहनती लोग हैं, दे आर प्रेफरिंग टू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटीज. नॉट इवन प्रेफरिंग, दे या ऑफ कोर्स प्रेफरिंग इन द सेंस कि अगर वो 5 साल तक या वेट करें कि एक वैकेंसी निकलेगी और फिर उसमें हम अप्लाई करेंगे और हमें नहीं पता उसमें हमारा होगा कि नहीं होगा, तो देयर इज नो वे लेफ्ट. और नॉट एवरीबडी इज वेल रिसोर्स टू लीव द कंट्री एंड गो अब्रॉड फॉर, एंड वहाँ पे भी डोर्स आर बीइंग क्लोज्ड स्पेशली इन द US. तो इट्स एन ओवरऑल क्राइसिस ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया. मैंने एक इंटरव्यू आपका सुना था, हार्वर्ड की पॉलिटिक्स जो हो रही है, सो कैसे डोर्स क्लोज कैसे हो गए अमेरिका के? हमारे तो यहाँ पंजाब में तो लोग डंकी लगा के चले जाते हैं, और फिर डिपोर्ट भी कर दिए जाते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम पीपल फ्रॉम पंजाब बट ग्लोबल साउथ एशिया, अर्जेंटीना, मेक्सिको, इंडिया, पाकिस्तान, ऑफ कोर्स. तो इसमें एक ये है कि वीसी की 2 चीजें बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रही है. एक तो देयर वाज दिस फॉर इयर्स, इवन बिफोर ट्रम्प, देयर वाज दिस एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट इन द वेस्ट व्हिच वाज सिमरिंग. और अभी विद कमिंग अप ऑफ दीज राइट विंग पॉपुलर लीडर्स, वो और प्रोमिनेंटली बाहर आ गया. तो ट्रम्प coming to power in United States, in a country like United States, says a lot about the anti-immigrant sentiments that are there. तो अब जिस तरीके से ट्रम्प ने फर्स्ट आते उनका ये उनका जो पोल प्रोमिसेस, उसमें सबसे बड़ा एक एंटी इमिग्रेंट सेंटिमेंट उसमें था. उसके बाद यूनिवर्सिटीज बिकॉज ऑफ इजराइल्स जेनोसाइड इन गाजा, they became epicenters and hotspots of opposing that kind of United States policy and United States support to Israel. तो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज पे जो क्रैकडाउन है उसका भी एक वही कारण है जो कि इंडियन यूनिवर्सिटीज के ऊपर जो क्रैकडाउन है उसका कारण है. दैट इज डिसेंट कि एक पावर, अथॉरिटेरियन पावर लाइक ट्रम्प एंड इवन बिफोर ट्रम्प, जो बाइडेन भी वाज इन सपोर्ट ऑफ इजराइल, और उन्होंने तो बहुत खुल के ही मतलब इजराइल का जो पूरा प्रोजेक्ट है गाजा में, एंड ही इज अ डेमोक्रेट, तो उसको सपोर्ट किया था. तो वहीं से वो प्रोटेस्ट शुरू हुए थे. तब भी इनकैम्पमेंट्स को हटाने की, तब तो जो बाइडेन थे, तो कोलंबिया है, ब्राउन है, येल है, इन सारे यूनिवर्सिटीज में जो स्टूडेंट इनकैम्पमेंट्स हुए थे उनको हटाने के लिए पुलिस फोर्स का यूज किया गया था, डिटेन किए गए थे स्टूडेंट्स. और ट्रम्प आने के बाद वो एक लेवल हाई चला गया है क्योंकि उसमें जुड़ गया आपका एंटी इमिग्रेशन सेंटिमेंट. तो उसमें अब जो कौन स्टूडेंट्स हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स को सो कॉल्ड बिलोंग नहीं करते हैं,
तो what is the best way out to deport them and block their entry for once and for all. तो ये जो इस तरीके की इवन हार्वर्ड के साथ जो हुआ, तो उसमें एक बड़ा रोल यही था कि आप वो उन टॉपिक्स पे रिसर्च ना करें जो हमें ठीक नहीं लगते, इंक्लूडिंग सेक्सुअलिटी, including LGBTQIA+ rights, including topics of diversity and inclusion. तो ये रेगुलेट करना, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को रेगुलेट करना, आप क्या प्रोड्यूस करेंगे क्या नहीं प्रोड्यूस करेंगे वो हम डिसाइड करेंगे, आप किन चीज़ों पे बात कर सकते हैं किन चीज़ों पे बात नहीं कर सकते वो हम डिसाइड करेंगे. तो इन सब प्रोजेक्ट से फंड हटा लिए गए, यूनिवर्सिटी से फंड हटा लिए जा रहे हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी को रेगुलेट किया जा रहा है. इवन अगर मैं अप्लाई करना चाहती हूँ, नाउ व्हाट हैज़ कम अप वेरी रिसेंटली, अगर आई वांट टू अप्लाई टू अ यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट्स, अगर मेरा एडमिशन हो भी जाता है मुझे वीज़ा ही नहीं मिलेगा, बिकॉज दे विल सी वेट माई सोशल मीडिया एक्टिविटीज फॉर 5-10 ईयर्स, लास्ट 5-10 ईयर्स. और उसमें बहुत सारा है एंटी अमेरिका, एंटी इम्पीरियलिस्टिक कंटेंट, तो ऑटोमेटिकली दैट वुड बिकम अ रीजन फॉर देम टू डिनाई मी योर वीज़ा टू द यूनाइटेड स्टेट्स. और ये ऑलमोस्ट सारे लोगों के साथ हो रहा है जो कि वोकल रहे हैं अगेंस्ट अमेरिकाज पॉलिसीज इन इजराइल, इन गाजा, in Iran recently. So it's a way out to again quench or dismiss the dissent that was simmering. और वो यूनाइटेड स्टेट्स के दरवाजे तक ना पहुंचे from the global south. तो अपने बाउंड्रीज के अंदर तो they can still regulate उसको, वो बोल रहे हैं कि हम अपना देख लेंगे बट बाहर से हमें और डिसेंट नहीं चाहिए. तो क्या ट्रम्प जो बाबा हैं वो पूरे अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट्स के चारों ओर क्या दीवार खड़ी करने वाले हैं? उनका एक था प्रपोजल मेक्सिको यूएस बॉर्डर पे दीवार खड़ी करने का, वो नहीं हो पाया, बट इट्स नॉट पॉसिबल स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ वर्ल्ड. एक तो डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया है, वहाँ से आप कितना लोगों को रेगुलेट कर सकते हैं. पीपल आर कमिंग अप विद ऑल्टरनेटिव स्पेसेस. Of course, if I cannot go to United States, that doesn't mean I cannot comment upon United States, right? So I can always collaborate with people. क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि अमेरिका में लोग ट्रम्प के खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं करें. Lakhs and lakhs of people have come up to protest against Trump or his policies, against US foreign policy. So there are alternative forms of spaces which can always be created, and you can always अपना with the coming up of social media and digital media, आप वो जो of course वो physical forms में नहीं होंगे, वो forms of protest और solidarities, but they would still exist and they would always puncture the echo chamber that these imperialistic or powerful forces create. तो वो जो borders close करने का जो idea है वो आप लोगों की physical entry के लिए block कर सकते हैं, लेकिन intellectual collaborations के लिए आप वो borders को block नहीं कर सकते, solidarities forge करने के लिए नहीं कर सकते हैं. And also I would say in this situation कि it's not just Trump, actually the state, United States in itself, उनका जो हमारे लिए उनका एक्सेस हमेशा से बहुत मुश्किल ही रहा है. कितने लोग हैं, हमें लगता तो है कि इंडिया से बहुत ज़्यादा लोग यूनाइटेड स्टेट्स जा रहे हैं, बट कितने लोग हैं हमारे पॉपुलेशन को देखते हुए. एंड ये डंकी का जो आपने जो जिक्र किया था, उसमें एक बात ये भी है कि कौन लोग हैं जिन्हें डंकी मार के जाना पड़ रहा है. जो हमारे देश में सिचुएशंस है, एम्प्लॉयमेंट की, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज की, लैक ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज एक्चुअली फोर्सिंग पीपल, इतना डेस्परेशन क्रिएट करे कि दे आर रेडी टू रिस्क देयर लाइव्स टू गो टू अ कंट्री वेयर दे फील दैट देयर वुड बी बेटर अपॉर्चुनिटीज एंड बेटर लिविंग कंडीशंस. द पीपल हु वांट टू गो टू द यूनाइटेड स्टेट्स सीधे रूट से, सैनिटाइज्ड रूट से आप अप्लाई कीजिए, आपको इंग्लिश भी आती है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर, आप वेल एजुकेटेड हैं, आप जा सकते हैं बहुत उससे. लेकिन ये जो पूरा लॉट है जो जिसे डंकी मार के जाना पड़ रहा है, दैट ऑल्सो शोज अ सेंस ऑफ डेस्परेशन एंड इट हैज अ लॉट टू से अबाउट आवर ओन लोकल कंडीशंस, कि हम अपने लोगों को कहाँ तक पुश कर दे रहे हैं कि दे आर रेडी टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स. एंड इट्स लाइक यहाँ से भी दरवाजे बंद हैं और वहां पे भी दरवाजे बंद है. सो इट्स ऑल्सो अ कॉमेंट्री काइंड ऑफ ऑन द पावर एंड रिसोर्स डिफरेंशियल्स दैट एग्जिस्ट अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स इन अ न्यू लिबरल कॉन्टेक्स्ट. आपने
पॉसिबिलिटीज की बात की कि बॉर्डर्स बंद करना जो है वो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे एक पॉपुलर नैरेटिव तो क्रिएट किया ही जा सकता है। जैसे कि उन्होंने मेक्सिको का बॉर्डर सील करके या करने की कोशिश करके एक पॉपुलर नैरेटिव जो है वो बिल्ड करने की कोशिश की, और वही वो अभी भी कर रहे हैं। इजराइल ने ईरान पे जो है वो अटैक किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, और इसमें कहीं भी सीन में यूएस नहीं था, और यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया और उसके बाद सीज फायर की बात भी कर रहे हैं। ये अनस्टेबिलिटी है जो एक स्टेट की इंस्टेबिलिटी है, जहाँ एक सिस्टम की एक मोड ऑफ प्रोडक्शन की इंस्टेबिलिटी है, उसने ऐसे जो है लीडर पैदा किए हैं जो बेसिकली उसी इंस्टेबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अपने अंदर से। तो कभी वो तोला होते हैं, कभी माशा होते हैं, और उसके भी ऊपर जो आज चल रहा है, अमेरिका एक एक्सटॉर्शन पावर की तरह एक्ट कर रहा है कि डील करो नहीं जंग करेंगे। और उसका जो है वो हिंदी फिल्म में बॉलीवुड में होता था ना कि गुंडे भेज देते, वो इजराइल को भेजता है कि अगर डील करोगे इजराइल को, क्योंकि इजराइल किसी को अकाउंटेबल नहीं है, उसने किसी की बात नहीं माननी है, किसी को उसने कोई जवाब नहीं देना है, वो जो भी है उसने बस करना है। तो क्या ये एक हालात जो हैं, आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को भी देख रहे हैं, तो ये कहाँ तक लेके जाएंगे? हमारे एक प्रोफेसर है, वो कहते हैं कि ये जो 21st सेंचुरी की क्राइसिस है, they will lead to a new global order। मतलब जो भी चला आ रहा है 20th सेंचुरी में, जितनी भी चीजें हुई हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करते करते अब हम उस स्थिति में पहुंच चुके हैं कि whether we accept it or not, we are at the brink of third world war। I mean, South Asia is unstable, Middle East is unstable, as it is Europe और अमेरिका में अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स है, but that is also not very stable, I would say। तो it will eventually lead to a new world order in the sense कि जो status quo है वो नहीं sustain करेगा। और ये जो अमेरिका का रिस्पॉन्स है, जैसे आपने बोला एक्सटॉर्शनिस्ट स्टेट की तरह वो काम करता है, इट इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द फैक्ट दैट पीपल आर नॉट हैप्पी विथ अमेरिका बीइंग दिस दादा ऑफ द वर्ल्ड। तो ईरान जो है, उनका जो रिस्पॉन्स है, ठीक है, गाजा में जो लोग कॉन्स्टेंटली जिस भी लेवल पे इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद और इतने ज्यादा अटैक्स के बावजूद दे आर कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू rebuild their lives। That's also a form of resistance in itself। आप लोगों को खत्म कर देना चाहते हैं, उनकी जीने की इच्छा खत्म कर देना चाहते हैं, बट वो they are constantly, despite the kind of devastation that has happened। आप देखेंगे कि लेबनान में इन्होंने किया, यमन, सीरिया, इन्होंने सब कुछ डिस्टेबलाइज करने की कोशिश किया, बट देयर इज ऑलवेज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस दैट इज कमिंग अप फ्रॉम पीपल। तो ये चीज है कि this will be reshaped, right? और आप देखेंगे इवन यूक्रेन और रशिया के मैटर में भी दो ट्रम्प ने क्लेम किया था कि ये वॉर में अगले दिन आते खत्म कर दूंगा, पावर में मेरे से डील करते, नहीं हो पाया। आपने बोला कि आपने इजराइल हमास का सीज़फायर करा दिया, that has not materialized। Israel is still constantly attacking the people of Palestine and Gaza। So it shows कि they have lost the control over the world that they once claimed कि हमारे पास है, हम जहाँ जाए, जैसे चाहे, जो चाहे वो कर सकते हैं। They actually thought कि Iran would surrender maybe। The kind of things that they were saying, there should be a regime change, नहीं हुआ, खत्म हो गया वो in a way। वो कुछ भी claim कर सकते हैं, but that has not materialized। And also the anti-immigrant thing जो आप बोल रहे थे कि कोशिश की, बट कैन द इकोनॉमीज ऑफ द ग्लोबल नॉर्थ सर्वाइव विदाउट पीपल फ्रॉम ग्लोबल साउथ? हु आर द वर्किंग क्लासेस देयर? कौन कर रहा है वहां पे काम? आप एक बार हटा के देख लीजिए सारे लोगों को वहां पे जो काम करते हैं, फिर जस्ट ट्राई एंड मेक योर इकोनॉमी सर्वाइव। और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं, इंक्लूडिंग इटली, आई थिंक दे सेड कि वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट पीपल coming from outside our national boundaries and working, क्योंकि वो ही आपका बहुत बड़ा चंक ऑफ वर्किंग क्लास पॉपुलेशन फॉर्म करता है, और इवन उनकी अपनी पॉपुलेशन इज ऑन द डिक्लाइन इन द सेंस ऑफ कि एज जो है उनका वो उस तरीके से राइज कर रहा है।
तो उनको चाहिए लोग अपने यहाँ काम करने के लिए, लेबर। तो वो रेटरिक हो सकता है एक बार के लिए ट्रम्प जैसे लीडर्स के लिए, बट इन द लॉन्गर रन इट्स नॉट पॉसिबल। ये एंटी इमिग्रेंट प्लान ज्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बट इट विल इवेंचुअली लीड टू अ प्लेस वेयर आई डू नॉट सी इट एज पेसिमिज्म कि सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ ही हो जाएगा। मुझे लगता है कि इट विल लीड टू अ बेटर काइंड ऑफ अ वर्ल्ड ऑर्डर इवेंचुअली, वेयर countries of the global south and who have historically fought against American and Israel and Zionist imperialism, they would be in a better position going forward and they would survive at least. हम लोग पॉपुलर नैरेटिव की बात कर रहे थे। जब न्यूज़ जो नेटवर्क्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, जो लोगों की सीधी पहुंच में है, उनकी अप्रोच में है, हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बात करते हैं कि यूट्यूब है, यूट्यूब पे इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स हैं और इवन अल्ट न्यूज़ है, अल्टरनेटिव न्यूज़ है, फैक्ट चेकिंग वेबसाइट्स हैं। लेकिन इस सब के बावजूद जो ज़्यादा कवर करने वाला मीडिया है वो है जो हमारे ट्रेडिशनल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हाउसेज अभी भी चैनल टीवी पे लोगों के घर में जा रहे हैं। वहाँ से आप लोगों के मुद्दों को बाहर कर लो। वहाँ पे आप पिछले दिनों सिर्फ एक चीज पे डिबेट की कि संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सेकुलर और सोशलिज्म जो वर्ड हैं वो होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, उसकी जो प्रस्तावना है उसमें बेसिकली लोगों को और हम सबको ये इस बात पे डिस्कशन करने की मुझे लगता है कि ज़रूरत है कि ना कि ये वर्ड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, इससे बाद में बात करेंगे। इन वर्ड्स का मतलब क्या और इन वर्ड्स का जो है वो उससे दिक्कत क्या है? क्या सेकुलरिज्म इज समथिंग दैट इज नॉट गुड और क्या सोशलिज्म इज समथिंग दैट इज नॉट गुड? एंड क्या वो लोगों के लिए जो है, लोग जो है, क्या लोगों के लिए उसका नुकसान है कोई या नहीं है? सवाल तो उन्होंने ठीक पूछा है कि सोशलिज्म होना चाहिए कि नहीं, सेक्युलरिज्म होना चाहिए कि नहीं। हम जो है उनके इस सवाल को पूछने के इंटेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं। वो ये नहीं सुनना चाहते हैं कि ये होना चाहिए कि सोशलिज्म इज अ प्रो पीपल अंडरस्टैंडिंग या फिर सेक्युलरिज्म जो है दैट इज इक्वालिटी बेस्ड अंडरस्टैंडिंग, ये वो नहीं चाहते हैं। वो उनका ये सवाल करने का मकसद ये है कि इसका जवाब ना में आना चाहिए। तो जिस तरीके के वो पैनलिस्ट रखेंगे जो बहुत चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे कि सोशलिज्म सेक्युलरिज्म तो इंडियन वैल्यूज ही नहीं है, वो तो बाहर से इम्पोर्टेड है, उसका इंडिया में कोई काम नहीं है, हम तो ऑलरेडी सेक्युलर थे, हम तो ऑलरेडी सोशलिस्ट थे, इन आवर ओन वे। हमें इन वेस्टर्न वैल्यूज की जरूरत नहीं है। हम अपने तरीके से सेक्युलर थे और उसको आज के टाइम में अगर हम रीड करेंगे तो उनका सेक्युलरिज्म अपने तरीके से होना इज बेसिकली मेजॉरिटेरियनिज्म, जहाँ पे माइनॉरिटीज के पास राइट्स नहीं है और उसी को इक्वालिटी समझते हैं। राइट विंग का जो पूरा क्रिटिक है द डॉक्ट्रिन ऑफ सेक्युलरिज्म, वो पूरा क्रिटिक यहीं से तो आता है कि माइनॉरिटीज हैव बीन अपीज्ड फॉर सो लॉन्ग एंड वो कुछ कुछ खित्तों में वो पोजीशंस ऑफ पावर में रहे हैं, उनके पास ऑलरेडी प्रिविलेज था। वो मुगल्स को ले आएंगे और तुगलक डायनेस्टी और ये सब को लेके आके वो बोलेंगे कि वो तो राजा महाराजा थे, वो तो ऑलरेडी प्रिविलेज थे, तो हमने तो इक्वलाइज करने का काम किया है। तो उनका अंडरस्टैंडिंग जो है वो यही है। और सोशलिज्म भी वो कहीं ना कहीं से अपने हिस्ट्री में और अपने एग्जिस्टिंग डॉक्ट्रिन्स में वो उसको भी ढूंढ के ले आएंगे। तो उनको तो इसका जवाब ना में ही चाहिए। ये सवाल उठाने का मकसद यही है। इसमें एक दूसरी चीज निकलती है कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है इंक्लूडिंग सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, उसका पॉपुलर मासेस में कितना एंट्रेंचमेंट है। और उसकी मुझे लगता है एक बड़ी जिम्मेदारी कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के बाद में जाती है, जो इंटेलेक्चुअल क्लास थी, जो पॉलिटिकल एलीट्स थे, जो एकेडमिक्स थे, जर्नलिस्ट्स थे। उन्होंने किस तरीके से उन कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कोर्सेस को फ्रेम किया पॉपुलर नैरेटिव्स क्रिएट करने के लिए। कॉन्फ्रेंस रूम्स में बैठ के या न्यूज़ रूम्स में बैठ के बात करना आसान है, बट हम अगर जाएंगे गांव में किसी आखिरी इंसान के पास और उसको जाके, जिसके पास खाने के लिए नहीं है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास घर नहीं है, उसको 5 किलो अनाज मिलता है आज के टाइम पे, या फिर किसी ना किसी स्कीम में
कुछ पेंशन या कुछ चीज उसे मिलती है, तो उससे जाके हम पूछेंगे कि आप लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, क्या आप सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता बचाना चाहते हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो क्या जवाब देंगे आपको। तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर टू बी लिव्ड, दे आर टू बी डिबेटेड यस, बट दे आर टू बी लिव्ड बाय द पीपल जिनके लिए वो बनाई गई है। तो ये जो आज खतरा हमें नजर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के ऊपर, जिसके ऊपर हम कॉन्स्टेंटली यूएन क्राई करते हैं, वो खतरा क्यों आया है, ये भी तो एक सोचने की बात है। जब 70 बीजेपी तो अभी आई है ना 10-15 सालों में, उससे पहले के लोग क्या कर रहे थे, राइट, इंस्टीट्यूशंस के साथ क्या कर रहे थे। आपके जिन इंस्टीट्यूशंस की आप बात कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे खतरा है, इलेक्शन कमीशन पे खतरा है, बाकी इंस्टीट्यूशंस पे खतरा है, क्या मासेस रिलेट कर रहे थे इन इंस्टीट्यूशन के साथ, उनके साथ क्या व्यवहार कर रहे थे वो इंस्टीट्यूशंस। तो वो मासेस का स्टेक है ऑफ कोर्स, बट उन्हें क्या उनका ये प्राइमरी कंसर्न है कि हमें इंस्टीट्यूशंस बचाने हैं, हमें डेमोक्रेसी बचानी है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम ये सवाल फ्रेम करते हैं वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा है। तो ये भी हमें भी एज यू नो पीपल हु डू नॉट सब्सक्राइब टू द डोमिनेंट आइडियोलॉजी, उसको भी हमें रिफ्रेम करने की जरूरत है कि ऑफ कोर्स दीज आर प्रो पीपल थिंग्स, बट डू पीपल थिंक दैट वे। हाँ, क्योंकि उन्होंने तो यही कहा ना कि कोई भी जो समझदार इंसान है वो चाहेगा कि शब्द हटा दिए जाए। उन्होंने सवाल पूछा खुद, जवाब भी खुद दिया। और एक और भी बात है ना, अगर किसी से पूछो कि आपको फ्री हेल्थ केयर चाहिए तो बोलेंगे हाँ चाहिए, बिल्कुल। आपको नौकरी चाहिए तो बोलेंगे चाहिए, आपको फ्री ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, यस चाहिए, फ्री एजुकेशन चाहिए, सोशलिज्म चाहिए, कहीं नहीं चाहिए। एग्जैक्टली, राइट, दैट्स द पॉइंट। तो जेएनयू ने जिसे बोला जाता था कि हाँ ये लेफ्ट की यूनिवर्सिटी है, एक तो मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या कभी ऐसा था कि वो बिल्कुल ही लेफ्ट की यूनिवर्सिटी थी, और क्योंकि आप वहाँ पे काफी समय से हैं, और अगर वो थी या अगर वो डोमिनेटिंग आइडियोलॉजी थी तो उसने इस सोशलिज्म के नैरेटिव को या लोगों के नैरेटिव को, सोशल जस्टिस के नैरेटिव को कैसे उन्होंने कामयाब हुए कि वो आम लोगों तक लेके जाएं। और एक बात और जो हम लोगों को डिस्कस करनी चाहिए वो ये है कि यूएस में तो प्रोटेस्ट हुए, इजराइल का जो अटैक है गाजा पे, उसके खिलाफ बहुत बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में प्रोटेस्ट हुए, इवन कि उन्होंने एक्सपेल्शंस हुई, रस्टिकेशंस हुई स्टूडेंट्स की, कुछ स्टूडेंट्स को अरेस्ट भी किया गया, जेल में प्रोफेसर्स को रेस्टिकेट किया गया। इंडिया में ऐसा क्या हुआ, इंक्लूडिंग जेएनयू, इंक्लूडिंग अदर यूनिवर्सिटीज, जो जानी जाती थी कि अगर कहीं भी ऐसा तो है कि जेएनयू में अगर कुछ सीखता है तो पूरे इंडिया में सुनता है, लेकिन जेएनयू में प्रोटेस्ट भी तो वहां तक के होते थे, अगर कहीं अमेज़न के जंगलों में भी किसी के साथ जो है वो इनजस्टिस हो रहा था, उसका प्रोटेस्ट भी तो दिल्ली में जेएनयू में होता था। तो ये क्या हुआ कि वैसे तो हम लोग ये बात करते ही हैं कि 2014 के बाद कुछ ऐसा हुआ, लेकिन हुआ क्या? तो फर्स्ट जो आपका सवाल था कि लेफ्ट यूनिवर्सिटी थी कि या नहीं थी, ऐसा नहीं हुआ है कभी भी कि सिर्फ लेफ्ट एग्जिस्ट करता था जेएनयू में। अक्रॉस आइडियोलॉजीज लोग भी एग्जिस्ट करते थे, वो चाहे फैकल्टी में हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वो वर्कर्स हो, लेकिन एक डोमिनेंट आइडिया था जो कि अक्रॉस यूनिवर्सिटीज और वो अक्रॉस आइडियोलॉजीज था, और वो अभी भी एग्जिस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एबीवीपी जो है वो जेएनयू में ये नहीं बोल सकता है कि हम प्राइवेटाइजेशन को सपोर्ट करते हैं, उनको भी यही बोलना है कि हम भी फ्री और अफोर्डेबल एजुकेशन की ही बात करते हैं। तो दिस प्रो पीपल अंडरस्टैंडिंग जो है ऑफ फ्री एजुकेशन, अफोर्डेबल एजुकेशन, एक कल्चर, इंस्टीट्यूशनल कल्चर, वो सब रहा है जेएनयू में, वो ओवर द इयर्स डेवलप हुआ है, और आई वोंट से कि सिर्फ लेफ्ट ने उसको डेवलप किया है। आपकी अम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन है जो लेफ्ट को क्रिटिसाइज करके, मतलब, और उनके जो बहुत रैम्पेंट कास्टिज्म था, नाफे कमेटी की रिपोर्ट आई थी कि किस तरीके से एससी एसटी ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ जो है सो कॉल्ड लेफ्ट या लिबरल फैकल्टीज दे डिस्क्रिमिनेट,
और उनको वाइवा में 0, 1, 2, 3 नंबर, जबकि दे हैव वेरी गुड स्कोर्स इन देयर रिटन एग्जामिनेशन। तो वो उसको भी चैलेंज किया गया है। लेकिन एक ये है कि लेफ्ट ना बोल के हम उसको प्रो पीपल, एक अंडरस्टैंडिंग, एक प्रो पीपल इंस्टीट्यूशनल कल्चर की, गरीब तबके से, पिछड़े तबके से आने वाले महिलाएं, सेक्सुअल माइनॉरिटीज, उन सब के लिए एक ऐसा कल्चर बनाया जाए जो बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है, उस जेएनयू की 4 दीवारी के बाहर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मेनली दिस कैन बी अ स्पेस वेयर पीपल कैन हाई क्वालिटी एजुकेशन अफोर्ड कर सके और वो अपना डेवलपमेंट कर सके और सर्टेन फॉर्म्स ऑफ एम्पावरमेंट अचीव कर सके। लेकिन उसके बियॉन्ड मुझे लगता है कि सोशलिज्म का आइडिया को कितना उन्होंने स्ट्रेंथन किया है, वहां पे मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ हुई है। और वो इस सेंस में गड़बड़ हुई है कि उसका प्राइम एग्जांपल मैं देती हूँ। मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज देखी। फॉर एग्जांपल मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान से आती हूँ। वो एक गांव जैसा एरिया है, बांदर सिंदरी किशनगढ़ में। वहां से वो यूनिवर्सिटी, वहां पे है वो यूनिवर्सिटी। आसपास कोई शहर नहीं है, वो गांव है, गांव में यूनिवर्सिटी है। There is a very active collaboration that happens between the students and faculty of the university और गांव के लोगों में। So my question is कि for the past 50-60 years that this institution has existed, why did the students and faculties of JNU failed to interact even with the people of America? Right? Yes. आप उनके साथ वो रिलेशंस नहीं स्टैब्लिश कर पाए। आप उनको, वहां से कितने लोग हैं जो पढ़ने आए JNU में, कितने लोग हैं जिनको नौकरी मिली, कितने रिसर्च स्कॉलर्स निकले मुनिरका से। और मैंने एक बड़ा क्रिटिक सुना है कि ये तो लैंडेड कास्ट हैं, ये तो फलाना जाति से आते हैं, इस जाति से आते हैं, इनमें तो आई हैव सीन पीपल ऑफ JNU सेइंग दिस, इनको तो समझ में ही नहीं आएगा हम क्या बोलते हैं। सो ऑफ कोर्स दैट हैज बीन देयर कि प्रो पीपल पॉलिटिक्स एंड एवरीथिंग, बट आई एम लिटिल डाउटफुल कि वो उस सराउंडिंग, उस बॉल से कितना बाहर निकला है। हाँ, पीपल फ्रॉम JNU हैव गॉन टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है, बहुत सारे एक्टिविस्ट निकले, उन्होंने अपनी नेटिव जगह में जाके बहुत अच्छा काम किया है, कर रहे हैं अभी भी। इंडिविजुअल लेवल्स पे आप कर रहे हैं, कलेक्टिव लेवल पे नहीं कर पाए, इसीलिए दिस थिंग ऑफ एंटी नेशनल JNU वो इतना ज्यादा क्यों प्रोपोगेट किया। अगर मैसेज, अगर आपका यूनिवर्सिटी का इंस्टीट्यूशनल कल्चर बाहर इतना एक्सेप्टेड होता तो लोग नहीं उसको उतना इम्बाइब कर पाते ना। एटलीस्ट मुनिरका के लोग तो नहीं करते, क्योंकि वो तो आपसे डे टू डे लेवल पे इंटरेक्ट करते हैं, बाकी देश को छोड़ भी दे हम। तो देयर हैज बीन अ फेलियर एंड वो कम्स फ्रॉम अ सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी आई फील, कि बिकॉज टुडे एन एवरेज JNU स्टूडेंट जो है वो अपने साथ ये टैग और ये बर्डन कैरी करते हैं कि वी हैव टू प्रूव दैट वी आर इंटेलेक्चुअल, वी कम फ्रॉम JNU, एंड मेनी ऑफ द JNU स्टूडेंट्स बिना रेफरेंसेस के बात नहीं कर सकते। तो आप किसी भी कॉमन इंसान से जाके बोलेंगे आपने ये पढ़ा है, आपने ग्रामशी पढ़ा है, आपने फूको पढ़ा है, आपने डेरिडा पढ़ा है, दैट्स नॉट हाउ इट विल वर्क, राइट। तो वो चीज है दैट हैज टू बी शेड ऑफ, एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट लेफ्ट इन JNU, अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस आप ये चीज देख सकते हैं। और वो भी एक बड़ा, जो आपका तीसरा सवाल था कि क्यों प्रोटेस्ट्स नहीं हुए, उसके 3-4 कारण रहे। 2014 से 15-16 से तो जो हमने बात की थी पहले भी, कि देयर हैज बीन एन इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रेडिटिंग ऑफ JNU, फंड्स खत्म हो रहे हैं, बाकी काफी सारी अटैक हो रहा है इंस्टीट्यूशंस पे। तो यूनिवर्सिटीज को डाल दिया गया है सर्वाइवल मोड पे, JNU को डाल दिया गया है सर्वाइवल मोड्स पे। जब आप ये सोचेंगे कि हमारे कमरे की फीस बढ़ रही है, ये आप ये सोचेंगे कि हमारे पास लाइब्रेरीज नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, आप उसके लिए लड़ रहे हैं कॉन्स्टेंटली, हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। कभी मन कर रहा है एडमिनिस्ट्रेशन का तो बोल दे रहे हैं कि 7 बजे लाइब्रेरी बंद कर देंगे, फिर आप उस पर प्रोटेस्ट करते हैं तो नेक्स्ट डे देयर इज सम अदर थिंग, ठीक है। तो वो करते करते आप कैसे सोचेंगे कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में क्या हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। JNU का जो आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने बोला कि अगर अमेज़न के जंगलों में भी कुछ हो रहा होता था तब भी वहां बात होती थी, देयर इज अ लिटरल जेनोसाइड इज गोइंग ऑन, स्क्रीन्ड ऑन आवर फोन्स, लेकिन फिर भी उस तरीके से मोबिलाइजेशन नहीं हो पाया है। तो उसका एक बड़ा कारण ये है कि देयर इज अ सेंस ऑफ फटीग स्टूडेंट कम्युनिटी में, JNU में भी, इन जनरल पब्लिक यूनिवर्सिटीज में भी। ऐसा नहीं कि प्रो पैलेस्टाइन प्रोटेस्ट नहीं हुए हैं, उनका स्केल बहुत छोटा रहा है। And impact is also lesser. And impact is also very talks भी हुए हैं कॉन्स्टेंटली, लोग भी आए हैं उन टॉक्स में,
बट उस तरीके से एज एन इशू वो चैनलाइज नहीं हो पाया है। उसका दूसरा कारण है पैंडेमिक, और पैंडेमिक में जो डीपोलिटिसाइजेशन हुआ है, कैंपसेस बंद कर दिए गए, सब लोग वो हो गए, एक एमनीशिया भी था बहुत, और उस समय फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट था, शाहीन बाग प्रोटेस्ट। उससे जस्ट आप पैंडेमिक से पहले देखेंगे तो बहुत वाइब्रेंट हो गया था नेशनल कल्चर, यूनिवर्सिटी कल्चर, शाहीन बाग, एंटी-सेब प्रोटेस्ट, फार्मर्स प्रोटेस्ट। लेकिन उसके बाद you'll see कि across universities there is this kind of fatigue कि okay, क्योंकि स्टूडेंट जो कल्चर है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स का जो कल्चर है, वो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पे बेस करता है। आपको कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट से कनेक्ट करना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा, टॉक्स करवानी पड़ेंगी। तो वो ब्रेक आ गया था, स्टूडेंट्स ही नहीं थे, कैंपसेस में थे तो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे थे। जेएनयू में इलेक्शंस ही नहीं हुए थे, इलेक्शंस लास्ट ईयर रिज्यूम हुए हैं, बहुत सारी जगह पे इलेक्शंस नहीं हुए थे ड्यूरिंग। तो उस तरीके का, तो मुझे लगता है उसको रीबिल्ड करने में टाइम लगेगा। और क्या वो रीबिल्ड हम प्री पैंडेमिक स्टेट में जा भी सकते हैं या नहीं जा सकते, दैट्स ऑल्सो अ क्वेश्चन। क्योंकि अब जिस तरीके के चैलेंजेस स्टूडेंट कम्युनिटी के सामने हैं, वो आपको कॉन्स्टेंटली एज पे ही रखेंगे। आप कुछ भी बोलेंगे, आपके खिलाफ एक्सपल्जन लेटर आ जाएगा, बहुत छोटी छोटी बातों पे एक्सपल्जन लेटर। आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट लगा दिया अपने वाइस चांसलर के खिलाफ, अगले दिन आप वो है। और चूंकि उस तरीके का मोबिलाइजेशन नहीं है, तो आपका एक वापस नहीं लिया, या तो आप हाई कोर्ट चले जाएं, या तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और वापस कर सकते हैं। तो अगर रीस्टेट कर ले, अगर आप वो नहीं कर पाएंगे तो यू विल बी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द एंटायर स्टूडेंट कम्युनिटी कि देखो, अगर तुम बात करोगे तो तुम भी बाहर जाओगे। तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स व्हिच हैव लेड टू दिस डिक्लाइन ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट पॉलिटिकल कल्चर। तो जेएनयू को तो वैसे तो पूरी यूनिवर्सिटीज को ही ना, पूरा डिस्कोर्स है जो यूनिवर्सिटीज का, चाहे जेएनयू का हो या सारा, इसको बहुत सिंप्लीफाइड किया गया है। मैं एक दो एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूँ। एक तो जब 2015 वाला जो इंसिडेंट चल रहा था, हम लोग बात कर रहे थे उसके बारे में कि इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस में अगर वो नारे लगे हैं नहीं लगे, उस पे बात होने की बजाय आपके डस्टबिन तक को जो है वो सर्च किया जा रहा है, उसमें ढूंढा जा रहा है कि देयर इज अ कॉन्डम और नॉट, एंड आपके जो है वो कूड़े में हाथ डाल के हड्डियां ढूंढी जा रही हैं कि ये लोग जो है वो वेजिटेरियन नहीं है, नॉन वेजिटेरियन है। जबकि दुनिया में बहुत से लोग जो हैं, और इवन के मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर द नॉन वेजिटेरियन, एंड व्हाट्स देयर इफ योर फूड चॉइसेस आर नॉन वेजिटेरियन। तो इससे यूनिवर्सिटी का जो है वो ओवरऑल माहौल कैसे उसको डिफाइन किया जा रहा है। और अब जो रिसेंट एग्जांपल्स हैं, चाहे वो बुद्धा एंड ट्रैफिक जैम हो, और जेएनयू एक मूवी आई थी, उसमें मतलब ऐसे सिंपलीफाई किया गया कि लड़कियां अंडरगारमेंट्स पहन रही हैं कि नहीं पहन रही हैं जेएनयू के। तो मतलब मेरा जो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन ये है कि कैसे इतने बड़े मुद्दों को बहुत सिंपलीफाई करके छोटे मुद्दों में बांट देते हैं, और वही बात के सर्वाइवल पे आ जाती है कि हम लोग ये डिफाइन करने चले जाते हैं कि हम लोग ये, भाई आपको जो नैरेटिव है ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, और हम भी उसी में जो है वो उलझ के रह जाते हैं। मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन से ज्यादा डाइवर्जन है, कि जो रियल बात है उन पे आपको बात नहीं करनी है। जब स्टूडेंट्स आपको ये बोल रहे हैं कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप उनको ये बोल रहे हैं कि आप जाके देखो कि आपके डस्टबिन में क्या है। अब मुझे लगता है स्टूडेंट्स को ये बोलना पड़ेगा हमारे यहाँ तो डस्टबिन भी नहीं है क्योंकि डस्टबिन के लिए भी फंड्स नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट बात यह है कि इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 2016 के बाद देयर हैव बीन मेनी इंसिडेंट्स जहाँ पे जेएनयू स्टूडेंट्स पे अटैक हुए, इनसाइड कैंपस, आउटसाइड कैंपस। आउटसाइड कैंपस बाय पीपल जो कि अननोन है, जिन्हें पता भी नहीं है, जस्ट बाय द वर्च्यू ऑफ द फैक्ट कि आप जेएनयू स्टूडेंट हैं। ऐसा भी हुआ है कि जेएनयू के कुछ लोगों ने टी शर्ट पहन रखी थी जेएनयू की, उनको मुनिरका में पीटा गया। हम लोग आपस में बात करते हैं, कई बार हम लोग जब ट्रैवल करते हैं तो आपस में जब अनजान लोगों से बात होती है तो फ्रेंड्स बोलते नहीं बताना है कि आप जेएनयू से हो, बिकॉज यू डोंट नो। इतना ज्यादा विलेनाइजेशन है, दिस अंडरस्टैंडिंग कि जेएनयू की लड़कियां आर ऑफ अ सर्टेन टाइप, सर्टेन आइडियोलॉजी की लड़कियां आर ऑफ अ सर्टेन टाइप, सर्टेन रिलीजन की लड़कियां आर ऑफ अ सर्टेन टाइप,
the amount of danger that it poses to the safety of female students, women students, there were incidences where people from IIT Delhi का campus हमारे पास ही है, JNU के बहुत पास है. तो I have heard comments on Ganga Dhaba IIT boys, they were saying कि always date a JNU girl but don't marry her. So because well, she's easy to date, maybe, but she cannot be a good wife, right? और भी बहुत सारी चीजें होती हैं. JNU की लड़कियां ड्रिंक करती हैं, वो रात को बाहर घूमती हैं, वो easy to approach है, और in fact I would say कि what is the problem if women of JNU do that? And what is the problem if the women are doing that? Yeah, women in general are doing that. Since we are talking about women of JNU, but yeah, in general, that doesn't give you a license to do. Or judge the people. To judge, to harass. क्योंकि हुआ है, बाहर से गाड़ियाँ आती है JNU कैंपस में, एंट्री होती है, एंड जिस तरीके की हैरेसमेंट हो रही है आज JNU के स्पेस में, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है. These people turn out to be associated with some activists from ABVP. तो administration also is slightly wary of taking any action against them. तो इस तरीके का जो constantly जो मतलब धीरे धीरे करके build किया गया था एक culture which is safe for women, which is safe for gender minorities, which is safe for students from weaker section, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है. और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि JNU के कैंपस में एक जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी होती थी अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट. उसको भी JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने 2017 या 18 में उसको स्लैश कर दिया और ये बोला कि UGC के गाइडलाइंस है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी होनी चाहिए हर इंस्टीट्यूशन में. तो हम अब ICC रखेंगे, हम GS कैश नहीं रखेंगे. लेकिन उसका फ्लिप साइड ये है कि JNU was one of the first institutions in India जिसने विशाखा जजमेंट के बाद ये GS कैश अपने यहाँ लेके आया था. और उसके जो फंक्शनिंग थी that has been praised by academicians, judges, saying कि this should be the example, this should be the template which should be followed across universities. कि कैसे काम होता है जेंडर सेंसिटाइजेशन या हैरेसमेंट या फिर असॉल्ट के केसेस को लेके. तो दैट वाज ऑलरेडी एक टेम्पलेट. आपने उसको डाउनग्रेड करके एक ICC लेकर आई है विच इज नथिंग मोर देन अ पपेट बॉडी. वहाँ पे अब मतलब स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के नाम पे वो वहाँ पे उस तरीके से नहीं है जो होता था. द पावर्स आर नॉट वेरी ब्रॉड उस तरीके से. वो बहुत रिस्ट्रिक्टेड उनका वर्ल्ड व्यू होता है. वो सेंसिटाइजेशन और चेंजिंग इंस्टीट्यूशनल कल्चर पे उनका काम नहीं होता है. उनका काम होता है कि ये है तो इसको ये दे दो. बहुत ज़्यादा विक्टिम ब्लेमिंग भी होती है, शेमिंग भी होती है. तो वो बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो गया है. स्टूडेंट्स लड़के बहुत सारे ये भी बोल देते हैं कि अब हमें डर नहीं है क्योंकि GS कैश नहीं है. हमें लगता था GS कैश लगा देंगे, अब क्या है, अब क्या करेगी. ICC में वो खुद ही नहीं जाएगी. वो जो जिस लड़की के साथ ऐसा हुआ है उनको कितना ज्यादा ये डर होगा कि हमारे पेरेंट्स या हमारे घर पे पता चल जाएगा. हमारी आइडेंटिटी की ही सैंक्टिटी बरकरार नहीं है उस इंस्टीट्यूशन में, तो 5 बार सोचेंगे कंप्लेंट करने से पहले. ऑन द अदर हैंड GS कैश एज एन इंस्टीट्यूशन, आई एम नॉट सेइंग इट वाज फ्लॉलेस, बट वो काफी हद तक स्टूडेंट कम्युनिटी के विद इन कॉन्फिडेंस था लोगों को लेके. पीपल वर they used to approach GS कैश, they used to trust GS कैश उस समय. तो और उसका एक बड़ा काम था सेंसिटाइज करना. जब हम यूनिवर्सिटी में आते हैं तो वी कैन नॉट अज्यूम, मतलब यूनिवर्सिटी में तो इंसान इसलिए आ रहा है क्योंकि वो सीखने आया है. अगर उसको सब कुछ पहले से पता होगा तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कमिंग टू अ यूनिवर्सिटी. तो जब आप यूनिवर्सिटी में आते हो तो दे यूज्ड टू ऑर्गेनाइज सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स कि what is the correct way to behave with what does it mean to not violate somebody's boundaries, है ना. What constitutes harassment, what kind of friendly behavior is problematic. हम उसको पास ऑन कर सकते हैं फ्रेंडली बिहेवियर बोल के या जोक्स बोल के या हंसी मजाक बोल के, बट दैट इज प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर. तो वो उसने बहुत हद तक JNU के इंस्टीट्यूशनल कल्चर को शेप किया, बट अब दैट इज ऑल्सो डज नॉट एग्जिस्ट. तो उस सिचुएशन में वो है और बहुत ज्यादा प्रिकैरिटी है. women
कम्युनिटीज या फिर जेंडर और सेक्सुअल माइनॉरिटीज उनके कॉन्टेक्स्ट में विद इन कैंपस? That is a kind of example that how universities are giving up their autonomy, राइट that on the name of UGC's recommendation. होना तो ये चाहिए था कि जीएस कैश जैसी जो है बॉडी है उसको और एनहांस करते, उसको खुद यूजीसी एक्सेप्ट करती, उसको अडेप्ट करती और ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज ऐसी बॉडीज को बनाया जाता। तो ये भी चीजें जो है वो होती हैं कि कहीं कहीं पर तो आपको सारा कुछ सीक्रेट रखना है, आपको कोशिश करनी है कि जो विक्टिम है वो कहीं उसकी स्टेट ऑफ माइंड जो है उसको अच्छे से बना के रखना है, और कहाँ आप उसको 4 बार 5 बार कमेटी के सामने बुला रहे हो दोबारा से। राइट, एंड इट्स ट्रू ऑफ वुमेन जो जिनका भी इंटरेक्शन होता है इंस्टीट्यूशन से, नॉट जस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। जब आप रेप के जब केसेस होते हैं या डोमेस्टिक वायलेंस के केस होते हैं, सेक्सुअल अब्यूज के केस होते हैं, तो उसमें वुमेन का जो इंटरेक्शन है पुलिस के साथ, राइट, आप उसको ही सिर्फ देख लीजिए, या जुडिशरी के साथ, वहां पे उनके साथ किस तरीके से डील किया जाता है। तो दैट्स अ वेरी स्ट्रक्चरल जेंडर बायस दैट एग्जिस्ट इन इंस्टीट्यूशंस। और दिस इज जो आपने बोला कि ये कंसर्न होना चाहिए कि उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई है कि नहीं, फॉर हर सेफ्टी एंड हर कंसर्न, वो दैट इज लीस्ट ऑफ द प्रायोरिटी टू इंस्टीट्यूशन। लीस्ट नहीं है ही नहीं वो प्रायोरिटी में। उसमें तो मतलब माइंड में नहीं आता, माइंड में नहीं आता है। एंड देयर इज दिस अंडरस्टैंडिंग कि अब ये लड़की यहाँ तक पहुंच गई है अगर, तो शी इज क्वाइट एम्पावर्ड, तो व्हाई डू वी नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा तो करना छोड़ दीजिए, जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उसी को ही फॉलो नहीं किया जाता है। These are basic norms, नहीं आइडेंटिटी रिवील करनी है। अब नाउ इफ इमेजिन कि आईसीसी ही जब आपके पेरेंट्स को बता दे रहे, डोंट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट इन आवर सोसाइटी, की लड़कियां किन किन चीजों को सैक्रिफाइस करके और क्या क्या चैलेंजेस के बावजूद इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने आती हैं। बिल्कुल। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग ये भी कि इंस्टीट्यूशंस आर ऑल्सो सर्चिंग फॉर आइडियल विक्टिम्स, इन द सेंस कि टू गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर हैरेसमेंट हुई है, आप चल रही थी रोड पे, कुछ स्ट्रेंजर है, उसने आपको कुछ बोला या जो हैरेस किया, और आप कंप्लेंट लेके गई, तो दे वुड आस्क यू क्वेश्चंस लाइक आप 6 बजे के बाद क्या कर रही थी बाहर, आप 8 बजे के बाद क्या कर रही थी बाहर, आपने क्या कपड़े पहन रखे थे। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि नहीं दोपहर के 2 बजे हुई थी, मैंने सलवार कमीज पहन रखी थी, तो यू माइट बी कंसिडर्ड एन आइडियल विक्टिम, राइट। बट ऑन द अदर हैंड रात के 11 बजे है, आप शॉर्ट्स आपने रखा है, आप किसी लड़के के साथ थी और तब ये हुआ है, तो बहुत सारा ब्लेम आपके ऊपर है। आप क्यों थी, आपने वो कपड़े क्यों पहने थे, आपको पता नहीं चला हाँ कि माहौल कैसा है। एग्जैक्टली वो बर्डन आपके ऊपर है अपने आप को प्रोटेक्ट करने का, वो पुलिस या अदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर नहीं है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि इफ this kind of harassment या फिर abuse happens in your relationship, if you are in a relationship with somebody, वहां पे ये होता है, तब तो फिर आप ही है उसमें प्रॉब्लम। आप थी क्यों रिलेशनशिप में, आपको पता नहीं था ऐसा आदमी है। हाँ, और क्यों होना होता है। मैरिज इज द आइडियल थिंग टू डू, मतलब वो आप उसमें जब होता है तब तो स्टिल, अगर अरेंज मैरिज है तो ऑफ कोर्स द गर्ल कैन एटलीस्ट से, वो भी नहीं होता है बट से कि पेरेंट्स ने करवाई थी तो उसमें भी वही बोलेंगे कि आप एडजस्ट कर लो एडजस्ट। बट वुमन चूजिंग टू बी इन अ रिलेशनशिप, दैट इज द प्रॉब्लम। वहां तो आप व्हाट एल्स आर यू एक्सपेक्टिंग, अगर पीछे आप लड़के के साथ रिलेशनशिप में तो आप क्या, अब आपकी गलती आप देखिए। तो ये इवन इन इंस्टीट्यूशंस लाइक JNU दिस इज ट्रू। फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी व्हाई वर यू इन अ रिलेशनशिप इन द फर्स्ट प्लेस, एंड कितने टाइम से जान रही थी ये वो। तो इस तरीके के सवाल, तो एवरीबडी जस्ट वांट्स टू गिव अप देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। और कल्प्रिट जो है उसमें कल्प्रिट महिलाएं, लड़कियां ही होती हैं। तो दैट्स अ स्ट्रक्चरल बायस। There was or I think there is a gender sensitization among the students in GNU. एक और बहुत चर्चा में रहती है एक बात JNU के हॉस्टल्स को लेके। JNU there are some hostels, they are not very separate
जब हम बात करते हैं कि लड़कों और लड़कियों का हॉस्टल, एंड देयर इज एंट्री, देयर वाज और इज there is entry of girls in the boys also. boys hostel, they can enter. Yeah. तो इस बात को अगर हम लोग ये बात कर रहे हैं कि that we are heading toward to be a विश्व गुरु, और we are actually building the world class institutions, then पूरी दुनिया में हम जब देखते हैं तो there is no division in between the male and female. They can go everywhere they want to go, and even in India IITs are open, IIMs are open. So why JNU is being targeted that much? Because वो तो बहुत समय से था ना. अगर साबरमती जो हॉस्टल है, अगर वो लड़कियों और लड़कों का एक ही हॉस्टल है तो वो तो बहुत समय से था, शुरू से ही था. And even I heard that boys even can could go into the girls hostel थोड़ा 2010, 14, 12, 13 के नजदीक, उसके बाद वो बंद हुआ. So ये क्यों मतलब हो रहा है? मतलब I am not referring to the JNU alone. We are an open society. हम लोग उस चीज की बात करते हैं कि that we are being a world class country and also. What's there? See, we are not an open society. That's the issue. We claim to be an open society, and there are political claims of being a superpower and all of that. It also stems from the fact that we are not an open society, and we have a problem with young people in general, but women in particular, exercising their mobility, their right, है ना. तो महिलाएं अगर बॉयज हॉस्टल में जा रही हैं तो दैट immediately signals an alarm कि क्यों. There is no understanding of the fact that people in heterosexual relationships can have anything beyond sexual relations. And even if that happens between consenting adults, there should not be an issue. But still, वो पढ़ सकते हैं साथ में बैठ के. They could spend good time. They can discuss. It's a research university, right? They can have discussions. They can have talks. Just चाय भी पी सकते हैं. And even if they are in relationship, that should also be fine. So it's their thing to do. But that is the problem. And उसमें ये होता है कि the kind of confidence that these people exuberate, वहाँ से दिक्कत होती है. Now, the thing is कि यही जब dissent करते हैं, protest करते हैं, तो this is the easy thing to do. इस चीज पे टारगेट करना बहुत आसान है क्योंकि वो आपका लार्जर जो मॉरल फैब्रिक है उसके साथ सब्सक्राइब नहीं करता है, राइट. कि ये डोमिनेंट इंडियन अपर कास्ट अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि लड़की हैज अ राइट टू सेक्सुअल ऑटोनॉमी, कि शी कैन मेक चॉइसेस फॉर हरसेल्फ, सेक्सुअल और अदरवाइज. तो जब लड़कियां ये करती हैं, जब हमारा डोमिनेंट नॉर्म ये है कि घर में बंद हो जाना है 6, 7, 8 बजे के बाद, और अगर जाना भी है तो यू शुड हैव अ वैलिड रीजन, है ना, विच इज एक्सेप्टेबल, मॉरली एक्सेप्टेबल. मुझे लाइब्रेरी जाना है, मुझे दुकान पे से सामान खरीदने जाना है, उसमें भी बोल दिया जाता है कि तुम क्यों, तुम्हारा भाई ले आएगा. बट देयर कैन बी सिंपल ह्यूमन रीजंस. बाहर जाने की वॉक करने का मन है, ठीक है, दोस्त से बात करनी है इसलिए जा रही हूँ मिलने. जब आप गर्ल्स हॉस्टल में दूसरे कमरे में जाती हैं तब तो ये बात नहीं आती है कि आप क्यों रात को 10 बजे 11 बजे जाती हैं किसी के कमरे में. बॉयज हॉस्टल में जाने में ये प्रॉब्लम क्यों है? और अब उसका काउंटर आएगा कि सेफ्टी के लिए, राइट, कि सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं हम. तो क्यों लड़कियां जा रही हैं, क्यों लड़के आ रहे हैं, हम सेफ्टी इंश्योर करना चाहते हैं. तो सेफ्टी इंश्योर करना इन अ सोसाइटी लाइक दिस शुड नॉट बी द बर्डन ऑफ वुमेन, है ना. एंड इट इज आल्सो नॉट द मैटर ऑफ मॉरल पुलिसिंग. मॉरल पुलिसिंग, एग्जैक्टली. तो वो जो आप कर रहे हो वो सेफ्टी कंसर्न, वो बेसिकली मॉरल पुलिसिंग है. तो इसमें 2 चीजें हैं. पहला ये कि आप ऐसा इंस्टीट्यूशनल कल्चर बिल्ड कीजिए जहाँ पे एवरीबॉडी कैन फील सेफ. दैट इज वो तो हुआ था जेएनयू के हॉस्टल में. अगर लड़की है, जहाँ लड़कियां रह रही हैं, जा रही हैं, तो it is a personal example that I was brushing my teeth in a JNU hostel, a washroom of a JNU hostel. मेरे साथ वाले बेसिन पे, वॉश बेसिन पे लड़की ब्रश कर रही थी. So this is the safety. Yeah, right. That a girl can use a boys washroom in a boys hostel. Yeah. Yes.
beyond the imagination of a Exactly. common people. हाँ, and that's the thing जिससे प्रॉब्लम होती है कि अब इन लोगों को विलिफाई करना है तो क्या क्या पॉसिबल चीजें हो सकती हैं। तो जिस मॉरल फैब्रिक में हम रहते हैं वहां पे इन चीजों को तो विलनाइज करना सबसे आसान है। ये तो टाइम पास करते हैं। नाउ वी आस्क दीज पीपल how many so-called professional institutions in this country have common hostels, IIMs, IITs और जो भी है एम्स वगैरह, कॉमन इन द सेंस कि जहाँ मोबिलिटी पे कर्व नहीं है। तो वो फिर रिस्पॉन्स आता है कि वो तो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर द नेशनल एसेट्स एंड यू आर द नेशनल बर्डन, क्योंकि आप एक सोशल साइंस यूनिवर्सिटी, आप कुछ नहीं करते प्रोटेस्ट करने के अलावा। तो सोशल साइंसेस में वैसे भी लोग, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं ना, इफ यू कंपेयर इट विद साइंसेस एंड यू नो मैनेजमेंट और कोर्सेज में, तो आप लोग तो कुछ नहीं करते हैं, आप लोग तो बैठते हैं, सरकार का पैसा खर्च करते हैं, बल्कि वेस्ट करते हैं, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करते हैं, ऐसे ऐसे आर्टिकल्स लिखते हैं। तो कैसे विलनाइज करें आपको, एंटी नेशनल बोल देते हैं, आपके सेक्सुअल चॉइसेस पे, आपके क्लोथिंग चॉइसेस पे, बिहेवियरल चॉइसेस पे। ये भी बोला जाता है कि जेएनयू के लोग तो 12-12, 13-13 साल तक ये रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। दैट्स नॉट ट्रू इन द सेंस कि जब आप पीएचडी में हैं, यू आर आल्सो टीचिंग, आप काम करते हैं, कुछ और जॉब करते हैं। कई बार आपका रिसर्च का नेचर ऐसा होता है कि टेक्स टाइम, है ना। उस दौरान बहुत सारे लोग डीरजिस्टर भी कर देते हैं क्योंकि वो कुछ और काम कर रहे होते हैं, फिर वो वापस आके वापस रजिस्टर भी करते हैं। कुछ लोग साथ में काम कर रहे होते, तो बहुत सारे सर्कमस्टांस, फॉर वुमेन इट्स अ डिफरेंट स्टोरी। एंड इवन आप काम नहीं भी कर रहे हो तो आप लगता है टाइम, PhD is not an easy job. It is a responsibility. It is a responsibility and also अगर उतना टाइम हम ना माने कि 12 साल नहीं भी लगते, अरे नहीं लगते 12 साल, किसी को भी नहीं लगते। But no, they have been people in JNU, rightfully so, who have submitted after 12 years. So, but there is reason. Nobody wants to waste 12 years of their life just sitting in a university hostel. And there is an example, I can give an example. There is a girl who's working between the trade ties of India and Pakistan, and no one is giving her data. She is registered, she has spent 5-6 years in the PhD, and data is not available now. And no institution, no body is ready to give her data. So जो सीक्वेंस सर्कमस्टांसेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, सो इसमें होता है। राइट, एंड ये हालांकि लोगों को लगता है कि सोशल साइंसेस यूं ही हो जाता है, ह्यूमैनिटीज और ये सब यूं ही हो जाता है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू रिसर्च डिग्री विदाउट रिसोर्स शॉर्टेज में। और जिस तरीके की इश्यूज पे लोग काम करते हैं, अब तो वो भी रेगुलेट करने की बात हो रही कि यू हैव टू वर्क ओनली ऑन टॉपिक्स व्हिच आर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, बट पीपल डू PhDs ऑन ऑल सॉर्ट्स ऑफ टॉपिक्स, ठीक है। और बहुत सारे लोग बहुत बड़ा रिस्क लेके वो काम करते हैं, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है उसमें। जब हम फॉर एग्जाम्पल आई डू माई फील्ड वर्क, मैं एम्पिरिकल रिसर्च कर रही हूँ, तो उसमें इतना टाइम और इतने रिसोर्सेज लगते हैं। ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा रिसोर्स बैकअप होता है कि आप फील्ड वर्क पे जा रहे हो तो हम उसके लिए आपको कुछ अलग से सपोर्ट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। उसके बियॉन्ड भी जाके लोग काम करते हैं। और अगर आपके पास बहुत अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, जो कि हमारे पास नहीं है, बी वेरी ऑनेस्ट, इंस्टीट्यूशनली, तो उसको लिखना से पहले लिखना सीखना पड़ता है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू राइट अ थीसिस, जो हमें कोई नहीं बता रहा हमारे इंस्टीट्यूशंस में। Sciences on the other hand, they are better placed in terms of resources than us. I mean, nobody can deny the fact that IIT Delhi and JNU बहुत proximal है, but the kind of resources that IIT Delhi के scholars receive and the kind of resources that JNU scholars receive, उसमें दिन रात का फर्क है। They are getting TA for the 5 conferences. Yeah. They want to attend 2 international and 3 national conferences. So we are not getting it. Yeah. I mean, I personally have left 5-6 international conferences just by the fact that JNU though doesn't give money. If you go to ICSSR, ठीक है, they would have all sorts of conditions and उसमें इतना documentation, और it's very conditional also. आप किस topic पे present कर रहे हैं,
और तो दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू इवन, फिर उससे अच्छा इंसान सोचता है कि लेट मी ट्राई फॉर अदर फंडिंग एजेंसीज, बट अगेन अदर फंडिंग एजेंसी ऑल्सो हैव अ बायस. We cannot deny it. Even if they say ki, oh, we want to support scholars from Global South and we want to be inclusive and diverse and all of that, आप देखेंगे कि they would just select 2 students from Global South और उसको they would propagate as if, और Global South is also not a homogeneous category ना. We come from a very privileged part of the Global South. I mean, how many African scholars do we see? Indian scholars still. How many African scholars we see? How many Latin American scholars we see? And even from the other parts of South Asia, बहुत कम. तो it's always easier to say कि oh, we want to support diversity and we want to include. I mean, inclusion in itself is a problematic idea. I mean, you are hijacking our resources and then you are saying after hijacking our resources, we want to include you. So there is so much of structural injustice that is happening. But coming to the point, तो ये जो power differential है sciences humanities का, that is also very real. Scholarships में आप देख लीजिए, साइंस हम लोग जैसे सोशल साइंस हम एग्जाम लिख रहे हैं, नेट का एग्जाम, फिर JRF क्रैक कर रहे हैं, फिर उसमें भी जो अलग फेलोशिप्स है उनका तो और हो रहा हाल है. मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप तो बंद हो गया है. NFSC है, NFST है, NFOBC है, PWD है, वो 6-6, 8-8, 10-10 महीने में कभी कभी रिलीज होती है और उसमें जो इंस्टीट्यूशनल हैरेसमेंट है इट्स ह्यूज एंड दैट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द इंस्टीट्यूशनल कास्टिज्म. वो नोडल ऑफिसर्स हैं, वो आपको चक्कर लगवाते रहेंगे, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, सब डॉक्यूमेंट्स हैं, अभी टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना, ये हो गया है, डाउन है अभी सर्वर, काम नहीं कर रहे. ये भी कह देते हैं हम तो काम करते हैं, आप तो फ्री में लेते हैं. हाँ एग्जैक्टली. 6 महीने बाद फेलोशिप आती है, फिर भी 6 महीने उसे अपना क्रेडिट होने में लग जाते हैं. राइट. हाँ, दो दिस इज नॉट द केस विद UGC JRF, बट बाकी जो फेलोशिप्स है उसमें बहुत प्रॉब्लम है. और ऑन द अदर हैंड IITs के स्टूडेंट्स स्कॉलर्स, वो साइंसेस सोशल साइंसेस उसमें डिस्टिंक्शन उस तरीके से नहीं है, बट अगेन इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द फैक्ट कि दैट इज अ प्रीडोमिनेटली साइंसेस साइंस बेस्ड इंस्टीट्यूशन. तो वहाँ पे आपको फर्स्ट डे सेकेंड या फर्स्ट वीक में आपकी फेलोशिप आ जाती है. हमारी नहीं आती है, 6-6 महीने नहीं आती है. The institution fellowship is equivalent to the JRF, right? Yes. तो इट्स नॉट टू से कि उनसे भी ले लीजिए फेलोशिप और हमारी तरफ टू पे दीजिए. एंड इवन आई वुड गो अ स्टेप अहेड टू से कि इन रिसर्च डिग्रीज देयर शुड बी नो सच डिस्टिंक्शन कि किसका JRF है किसका JRF नहीं है. ऑल ऑफ अस इक्वली डिजर्व द फाइनेंशियल सपोर्ट टू डू अ रिसर्च डिग्री. हाँ, यू कैन हैव अ पैरामीटर की नेट क्वालिफाई होना चाहिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, नॉट फॉर द फेलोशिप, बिकॉज पीपल डू नॉट कम टू रिसर्च ओनली टू डू टीचिंग. सिर्फ पढ़ाने तो नहीं आ रहे ना वो तो रिसर्च करने आ रहे हैं. हो सकता है वो रिसर्च फील्ड में रहना चाहते हैं. तो उसको ये जो लिंक आपने कर रखा है कि आप ये नेट क्वालिफाई या कुछ भी एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तभी आपको, एवरीबडी हु इज इन PhD डिजर्व्स इट. PhD में एनरोलमेंट ही तब होगा जब आप NTA वाला जो टेस्ट है सेंट्रलाइज्ड उसे क्रैक करेंगे. दैट्स अगेन वही प्रॉब्लम. सो हम लोग कहाँ तो इसमें लिबरलाइजेशन हम लोग ढूंढ रहे थे, उन्होंने जो है उस कर दिया. एंड सी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वाज सपोज्ड टू मेक थिंग्स इजियर. सी इंस्टीट्यूशन से बर्डन हट जाए, है ना. JNU अपना करा रहा है टेस्ट, DU अपना टेस्ट करा रहा है, सब अपना यूनिफॉर्मिटी आए, स्टैंडर्ड. बट जिस तरीके से पेपर लीक होते हैं, जिस तरीके से ऊपर पीछे चीजें होती हैं, इतने टाइम तक रिजल्ट नहीं आता, साइकिल सारी मेस्ड अप है. उस नेट के बाद तो हुआ या तो वो जब स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहा, आई फील कि यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन बाय देमसेल्व्स वर डूइंग अ बेटर जॉब. JNU अपना करा रहा था ना, हो रहा था टाइम से, चीजें हो रही थी चीजें. देयर वर प्रॉब्लम्स इन JNU, देयर वर मेनी प्रॉब्लम्स, बट स्टिल बेटर देन द NTA थिंग. और इस तरीके का स्टैंडर्डाइजेशन, आल्सो द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट दे आर आस्किंग. Centralization is itself a question. हाँ, centralization is itself a question. जो जिस तरीके के सवाल क्या टेस्ट करना चाह रहे हैं आप, कि कौन कितना रट्टा मार सकता है.
और किस चीज का रट्टा मार सकता है ना। अब नाउ इफ यू आस्क क्वेश्चन, यूसी की ट्रेंडिंग टॉपिक है मोदी जी मेट मेलोनी एंड सडनली यू हैव अ क्वेश्चन कि विच पार्टी डज मेलोनी बिलोंग्स टू, और ये मीटिंग कब हुई थी, ये कब हुआ था, तो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दीज। आई सॉ अ न्यूज टुडे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस से दीज पीपल आर आस्किंग कि आप हटा दीजिए रेफरेंसेस टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कश्मीर और इस तरीके के जो सवाल हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस से, और भी कुछ कुछ चीज़ों को आप हटा दीजिए, रेफरेंसेस हटा दीजिए। तो अगेन द सेंट्रलाइजेशन, इसको करेंगे क्या आप अल्टीमेटली, व्हाट डू यू वांट टू डू विद इट। सो या दे आर सेइंग कि हम नहीं पढ़ाएंगे, लाइब्रेरी में जाके आप लोग देखिए वहाँ पढ़ लीजिए, और लाइब्रेरी से किताबें तो हटवा देंगे, वो किताबें धीरे धीरे किताबें हटवा देंगे। एक्सेस तो है नहीं आपके पास जर्नल्स और किताबों का और चीज़ों का, सॉफ्टवेयर तो हम आपको वैसे भी नहीं देने वाले। हम लोग आपको डेलिबरेटली आपको क्रिमिनल बनाएंगे। आप लोग जाके पायरेसी वाली वेबसाइट्स को देखो, वहाँ से बुक्स डाउनलोड करो, पायरेसी वाले जर्नल्स को देखो, वहाँ से जर्नल्स आर्टिकल्स डाउनलोड करो, आप लोग खुद चोरी करो, और बाद में आप लोग ये अपनी रिसर्च को डिफेंड करो कि हमारी रिसर्च चोरी नहीं होनी चाहिए। सो दीज आर द थिंग्स, डेलिबरेटली आपको, एंड ऑल्सो गिविंग एक्सेस टू थिंग्स दैट यू वांट टू गिव एक्सेस टू, है मतलब उन जर्नल्स का एक्सेस देंगे जो कि सब स्टैंडर्ड जर्नल्स है, बहुत सारे प्रेडेटरी जर्नल्स है जिसमें मतलब थिंग्स दैट डोंट मैटर वो पब्लिश हो रहे हैं, ऐसी चीजें पब्लिश हो रही हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ गौमूत्र टाइप रिसर्च जो है, तो वो चीजें पब्लिश हो रही हैं, उसको पढ़ के मतलब इफ यू वांट टू बिल्ड अप सुपर पावर गुड लक विद दैट। बट सो जेएनयू फिर क्या जो पूरा सिनेरियो है उसमें एक एग्जांपल सेट करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट हो या बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स हो, उन्होंने उन्हें सलाखों के पीछे भेजा, चाहे वो उमर खालिद हो, जहाँ कन्हैया हो, निर्बान हो, जहाँ और भी जो हैं स्टूडेंट्स, ये तो तीन वो हैं जिनका हम नाम बहुत बड़े लेवल पे सामने आ गया, और नजीब हो, रोहित मेमुल्ला हो, और भी स्टूडेंट्स हैं जो इंस्टीट्यूशनल जो है वो ऑपरेशन का और उसके बाद स्टेट ऑपरेशन का शिकार हुए। क्या जेएनयू जैसा इंस्टीट्यूट जो यहाँ से वो निकले हैं, जहाँ ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज, क्या वो अब भी उनको याद करता है, जहाँ भूल गया है, जहाँ उमर खालिद, जहाँ किसी और का नाम लेना इस देश में एक गुनाह हो गया, गुनाह हो ही गया है इन अ वे, क्योंकि जिस तरीके के जब लोग हैं, वो उमर खालिद है, शर्जील है, बाकी जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहे हैं वो पास्ट में, तो उनको जब उनके बारे में जब बात करना, काइंड ऑफ हेट, सी नॉट इन जेएनयू पर से, बट सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा हेट आता है। विद इन जेएनयू आई थिंक इट इज विनिंग अवे, आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। ओकेजन्स होते हैं, आज कभी किसी ने नाम ले लिया, उमर खालिद को रिहा करो, और वेयर इज नजीब, बट it is disappearing from the institutional memory in so many ways. और बनाया है, of course symbols बनाया है कि if you dissent, this is where you will land up. और दो तो हमारे सामने हैं अभी who have JNU affiliation। उमर तो एक स्टूडेंट है, शर्जील करंट स्टूडेंट हैं, तो और दोनों ही NTCA प्रोटेस्ट के वजह से उनको टारगेट किया गया। बट लार्जली भी आप देखेंगे तो देयर इज अ काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इंस्टीट्यूशनल एंड स्टेट ऑपरेशन दैट इज देयर ऑन स्टूडेंट एक्टिविस्ट, और वो भी एक बड़ा कारण है कैंपसेस के मैसिव लेवल पे डीपॉलिटिसाइजेशन का। पीपल चूज टू स्पीक ऑन सेफ सब्जेक्ट्स, है ना। there is a risk assessment and there should be a risk assessment of course, but उस लेवल का मोबिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है जो पहले हो जाता था इश्यूज को लेके। और अभी आप देखेंगे इलेक्शंस हुए, जेएनयू में 2 इलेक्शंस हुए,
उसमें एक और एक चीज बहुत प्रोमिनेंट, और दो नहीं बल्कि पोस्ट 2016 अगेन आई वुड गो टू 2016, आई सी कि people have forgotten that student politics is student politics at the end of it, है ना. मतलब वो आप हो तो student ना, so you are a student first, and just because you are a student then you are a student activist. अगर आप student नहीं है तो आप student activist नहीं हो सकते, right? तो वहाँ पे मैंने देखा है कि there is this camera fetish that has developed among the student community, student activist community of JNU. We do student activism not to raise issues. That has become subsidiary. We will get attention, we will get media attention, and we will be a big name, and then we'll be a household name. We will be Kanhaiya. We will be Kanhaiya, and we have seen where Kanhaiya has landed up, है ना, उस popularity के साथ. But again, तो उसमें people like Umar have also landed up in a different situation. तो वहाँ पे वो रिस्क असेसमेंट हैज बिकम वेरी प्रोमिनेंट, है ना. और इसमें प्रॉब्लम इस सेंस में हो जाती है कि देन जो रियल इश्यूज है वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं. जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स आप रेज करने की कोशिश कर रहे हैं दैट बिकम्स रिडंडेंट. जो कार्डर आप बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं दे ऑल्सो गेट बोर्ड. व्हाई आर यू रिपीटिंग द सेम थिंग्स? दे ऑल्सो नो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, बट वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर? क्या करना है? वेयर आर द नेक्स्ट लाइन ऑफ activists who were supposed to come up? Is that still stuck on the fascism आ गया है? हाँ, fascism आ गया है, और from the past 7-8 years we know कि fascism आ गया है, we know it. So अभी ऐसा नहीं है कि हम और इंतजार करना चाहिए कि fascism कब आएगा, किस क्या उसका नेचर का असेसमेंट भी हो चुका है, उस पर डिबेट्स भी हो चुका है कि फासिस्टिक है, नियो फासिस्टिक टेंडेंसीज है, वो सारे डिबेट्स भी हो चुके हैं. Where do we go from here? There is an urgent need for reimagination and reinvention of student activism across campuses. आप ट्रेडिशनल तरीके से नहीं चल सकते हैं स्टूडेंट एक्टिविज्म को लेके जिस तरीके से आप करते आ रहे थे, क्योंकि वो आप देखते हैं कि बड़े बड़े इश्यूज पे इतनी बड़े बड़े मास वो होती थी, वॉक्स होती थी, नहीं है, लोग ही नहीं आ रहे हैं आपके प्रोटेस्ट में. आपको लिटरली बाहर से लोग बुलाने पड़ रहे हैं, दूसरे यूनिवर्सिटी से. हर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन कॉल करके अपने लोगों को बोल रहा है कि आज जेएनयू में ये रैली है, तुम इसमें आ जाना. तो वो जो स्पॉन्टेनियस स्टूडेंट मोबिलाइजेशन है वो नहीं उतना प्रोमिनेंट है. इलेक्शन के टाइम पे जरूर एक थोड़ा सा चार्ज हो जाता है एंड एवरीबडी हैज समथिंग टू टॉक टू एंड समथिंग टू से, बट इन जनरल बहुत बड़े इश्यूज हो जाते हैं कैंप. अभी रिसेंटली हॉस्टल इविक्शन नोटिस मिले हैं स्टूडेंट्स को जिनका अभी तक पीएचडी टेन्योर खत्म नहीं हुआ है. उनका पीएचडी टेन्योर भी खत्म नहीं हुआ है, उनको बोला जा रहा है अब आप इविक्ट कर दीजिए 2020-21 बैच हुआ है, क्योंकि अब फालतू में हमारे इसका स्पेस ले रहे हैं. अब आपके जाने का समय आ गया, अब जाइए, आपको कंटिन्यू करना कीजिए, बट अब यहाँ मत रहिए, ठीक है. यू आर एसेंशियली अ बर्डन ऑन द इंस्टीट्यूशन. तो हम किसी और को, वो जो नए लोग आ रहे हैं उनको हम ये कमरा देना चाहते हैं. नाउ दिस इज अ बिग इशू. इफ इट वाज JNU and the activism would be holding that much power जो पहले होती थी, it would be an issue. People would have come. So I won't blame solely the student activists and organizations. Of course इसका एक बड़ा कारण administration है, वो जिस तरीके से clamp down होता है, जिस तरीके से चीजें होती हैं. But there is some responsibility to be given to student, that way student activists are doing it. वहाँ पे बहुत इट्स वेरी रेटरिकल इन सो मेनी वेज, राइट. तो वो नहीं कनेक्ट कर पा रहा है स्टूडेंट्स को, एंड जनरल फियर तो जो है वो है ही. So you were talking about that Umar Khalid was landed up in a different situation, but I think Kanhaiya is also landed up in a different situation because वो मुझे याद है वो स्पीच जब उसने कहा था कि इस देश को डुबाने के लिए एक ही NSU काफी था. ओके. सो NSUI में वो अभी उसके राष्ट्रीय प्रभारी हैं, तो ही इज अ कॉन्ग्रेड नाउ. हाँ, राइट. टू ऑफ मेनी ऑफ दीज पॉपुलर स्टूडेंट एक्टिव, शैला राशिद देख लीजिए आप कहाँ पे, पांडे आप देख लीजिए कहाँ पे है, संदीप सिंह आप देख लीजिए, सब कॉन्ग्रेड हो चुके हैं काफी सारे. और
तो ये हुआ है एंड अगेन वहीं से ही ये चीज फिर हमें सोचने पे मजबूर कर देता ना, इफ इट वाज अ लेफ्ट का गढ़ था एंड दे पीपल वर सो कमिटेड टू देयर पॉलिटिक्स एंड ऑल ऑफ दैट. You are saying ki CPI is problematic, CPIM is problematic, and this is also problematic, and everybody is not committed, and you are the only one who is committed, and suddenly, and Congress is wrong, and this is wrong, and everything is wrong. Where are you right now? Where do you place yourself today? And okay, I place myself here today. you can give credit to the circumstances, but there is some individual discretion that is there, and it would always raise questions over your political prowess and political commitment. Thing with Umar is that he has been thoroughly committed even after 2016. He's one of those individuals who's pure lot में से who used to come to JNU without any shoshan, without any protection, used to come आराम से घूमना, क्योंकि तभी कॉन्स्टिट्यूशन के क्लब के बाहर भी उन पे गोली चली थी बीच में, एक देयर वाज एन अटेम्प्ट उमर के ऊपर, तो वो ऐसे ही घूमते थे, सबसे मिलते थे, एंड दिस नॉट अ वो चीज़ नहीं है कि वो ही इज सो हम्बल एंड डाउन टू अर्थ, वो नहीं, बट दैट इज हाउ यू एवरीबडी सपोज टू बी एज अ एक्टिविस्ट, एज अ उसमें. तो अदरवाइज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ कांग्रेस Paulo Firebrand neta and then a student activist or a civil society activist, so to say. तो उन्होंने काफी हद तक किया, and perhaps one of the reasons उनका जो religious identity और ideological orientation तो was there, but also the fact that बाकी लोगों के comparison, I don't think people remember कन्हैया कुमार बहुत ज्यादा JNU में, और they remember Mohit Pandey that much or other things, but they remember howsoever little Umar is there in JNU in so many ways. And Sharjeel is there in JNU, not as much as Umar, again for different reasons. But these people are there because people see their commitment. And they see that they are the most who got pressed by the state. And state bodies. So दोस्तों, आपने एक लंबी बातचीत हमारी खुशबू के साथ सुनी JNU के बारे में और ऑल ओवर द वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में हम लोग बात कर रहे थे. जिस तरह से ये क्राइसिस पैदा हुआ है, इट इज़ श्योर कि देयर विल बी अ डिफरेंट और अ न्यू काइंड ऑफ वर्ल्ड अहेड ऑफ अस, बट इट कैन बी ऑफ ईदर साइड्स. दोनों तरफ जा सकता है. It can be go to the betterment of the society, or it can be go to the downfall of the society, or even the crisis can be the worst in the future. इस पूरी सिचुएशन में एक ही जो चीज़ है, एक ही जो we can say रास्ता है जो हमें बचा सकता है, वो है good activists, good leaders, and the thinkers of the thinkers that are committed to the society or the people. So we need public intellectuals, we need the committed intellectuals, committed leaders that can take the society on the better side, not on the worst side. So we are committed, we are here to discuss these things, these matters. So दोबारा खुशबू से कभी बात इन मुद्दों पे जो रह गए हैं, जो अभी बाकी हैं, उन पे भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि और भी लोग जो बयान द पंजाब जिनसे हम बात कर सके, उनसे बात करेंगे. सो तब तक के लिए आप हमारे चैनल से द वोकल पंजाब के साथ जुड़े रहें. सो वी आर थैंकफुल टू खुशबू. I am thankful to you. So invite. मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में. तब तक के लिए धन्यवाद.